जब हम लोग कुछ साल पहले नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में गए थे लेक्चर देने, तो जब हम एयरपोर्ट से निकल रहे थे हमने देखा हजारों नौजवान सड़क पे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्या है कैसे है, लेकिन मैं रुका। मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो सड़कों पे? तो उनने कहा कि साहब यहाँ एक स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका हम विरोध कर रहे हैं, और ये स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को हम चाहते हैं, लेकिन ये 4000 पुराने पेड़ को काट के बनेगा। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम है झटका, और हम लोगों से, जनता से, नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं कि वो एक मिस्ड कॉल इस पे दे दे जो हमारे साथ हैं। तो 1 लाख लोगों ने एक दिन में मिस्ड कॉल उस व्हाट्सएप के नंबर पे दिया। उनका हौसला बुलंद हुआ थोड़ा सा, और उन्होंने कहा ठीक है, अब हम एक मानव श्रृंखला, एक ह्यूमन चेन पेड़ों के इर्द गिर्द करेंगे। मुख्यमंत्री को जनभावना के सामने झुकना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हम लोग इस स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को बनाएंगे, लेकिन अब हम लोग बिना एक पेड़ काटे इसको बनाएंगे। और ये जनता की विजय थी, ये नौजवानों की विजय थी। जो आप में से लोग मुंबई गए हो या जाते रहते हो, मुंबई में सबसे जो गंदी बीच थी वो वर्सोवा बीच थी, जहाँ पे कहा जाता था कि आदमी तो क्या, वहाँ जानवर भी जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो बीच इतनी गंदी है। वहाँ एक 18 साल के लड़के आफरोज शाह और एक 80 साल के बुजुर्ग हरबंस माथुर ने संकल्प लिया कि हम लोग रबर ग्लव्स पहन के हम धीरे धीरे इस बीच का कचरा कूड़ा उठाएंगे। और ये एक इतना बड़ा उदाहरण पेश किया जनता के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए, कि सबने कहा कि 80 साल के हमारे बाबा रोज शाम को ग्लव्स पहन के कूड़ा उठा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उठा सकते? इट हैज़ बीन 4 years now. And today Versova beach is the cleanest beach in Bombay. And if you go, you'll see how beautiful that 6-kilometer stretch is. You know, all of us, हम सब लोग जितने लोग हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए ये उदाहरण तो अच्छे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे थे, ये बड़े लोग थे, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है क्या कुछ कर सकता है? यहाँ काफ़ी सारे हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, मैं चाहता हूँ ये इस बात को सुने ध्यान से। मेरे ज़िले सुल्तानपुर, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा, उसके बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है अम्बेडकर नगर। एक दिन अम्बेडकर नगर में एक अनुसूचित जाति की एक छोटी सी लड़की 18 साल की, वो मजदूरी करती थी ईंट के भट्टे के ऊपर। और एक दिन वो जो ठेकेदार था उसने उसको हटा दिया कि आप जा सकते हो। उसने कहा कि साहब मैं जा तो जाऊंगी, लेकिन मेरे 2 दिन की दिहाड़ी आप मुझे दे दीजिए, डेली वेजेस। तो उसने ज़्यादा गौर नहीं किया, उसको भगा दिया। लाकीली उसका जो भाई था वो डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के यहाँ एक चपरासी था। तो वो वहाँ पे गई और उसने कहा कि मालिक हमारा ये दिक्कत है, इसमें मदद कर लीजिए। वो बड़ा अच्छा अफसर था, उसने कहा मैं आपका साथ दूंगा, कितने पैसे आपके देने हैं? उसने कहा साहब 60 रुपये दिन का, 2 दिन का 120 रुपये। उसने कहा ठीक है, बट 1 मिनट के लिए उसने कहा कि आपने पूरे दिन काम नहीं किया। उसने कहा साहब पूरे दिन किया, उससे कुछ ज़्यादा ही किया। तो उसने कहा कि इस में तो 120 रुपये गवर्नमेंट ऑर्डेन्ड रेट है दिन का। उसने कहा साहब उसी काम के लिए मर्दों को 120 रुपये मिलते हैं और उसी काम के लिए महिलाओं को 60 रुपये मिलते हैं। और आप इस देश के अधिकांश ग्रामीण अंचल में जाएं तो आप ये पाएंगे कि महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों से कम पैसे मिलते हैं हमारे देश में। अभी एक ग्रामीण अंचल के बारे में किताब जो लिखी मैंने, उसमें मैंने जब फर्स्ट लेक्चर दिया IIM अहमदाबाद में, तो सब स्टूडेंट्स थे। मैंने उनसे कहा आप आंख बंद करो
और मुझे ये बताओ कि भारतीय किसान दिखता कैसे है। और मैंने एक स्टूडेंट से कहा आप हाथ खड़ा करके जरा बताइए, तो ने कहा साहब बुजुर्ग हैं, सफ़ेद रंग का साफा पहनते हैं, लगभग 60 साल के हैं, आदमी हैं। तो मैंने कहा कंग्रेचुलेशंस, यू जस्ट described a Doordarshan ad from the 1960s. 58% of all farmers in India are women. But if you picture a farmer in your mind, you don't picture a woman. Am I right or am I wrong? 63% of all farm labor are women. आप उत्तर प्रदेश बिहार में किसी भी खेत में जाएं, आपको दिखेगा आदमी भी हैं, बट आदमी से काफ़ी ज़्यादा तादाद में माताएं बहनें वहाँ पे अपना परिश्रम कर रही हैं। ये शिमला कुमारी जिसका नाम मैं दे रहा था, जो दिहाड़ी की मजदूरन थी, वो ऑफिसर ने उसको कहा कि ठीक है आप अनपढ़ हो, मैं आपको 2 गाड़ियाँ दूंगा, ऑफिसर्स दूंगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दौड़िए और जितने महिलाएं काम कर रही हैं अनऑफिशियल लेबर में, आप उनके एफिडेविट सिग्नेचर या अंगूठे के निशान दीजिए और हम चेक करेंगे उन्होंने वाकई उतना काम किया और हम उनको इस साल के लिए बैक पेमेंट्स देंगे। और ये बिल्कुल ऊपर तक गया, सीएम तक गया, और उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स से जोर से बात करके 68 करोड़ रुपीस इस देश के सबसे गरीब औरतों के अकाउंट में जमा किया गया 1 साल बाद, बिकॉज ऑफ वन लेडी। देखिए, मैं सांसद बना 10 साल पहले और मैंने 10 साल से संसद की कभी तनख्वाह नहीं ली। आई डिड नेवर टुक अ सैलरी फ्रॉम पार्लियामेंट। और हर महीने मैंने सैलरी डोनेट की, या तो वो किसान परिवार जहां उन्होंने आत्महत्या की, मुख्य कमाने वाले ने, या किसी शहीद के परिवार को, या किसी मछुआरे के परिवार को, या बुनकर के परिवार को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी सोच ये थी कि हम जैसे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को देश के ऊपर एक बोझ बनने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले साल मैंने एक चिट्ठी लिखी उन सांसदों को जिन्होंने घोषित संपत्ति, डिक्लेयर्ड एसेट्स अपने 25 करोड़ से ऊपर किए, क्योंकि मुझे लगा 25 करोड़ काफ़ी ठीक ठाक संपत्ति है। और मैंने उनको चिट्ठी लिखी, ऐसे 138 लोग हैं लोकसभा राज्यसभा, और मैंने उनसे कहा कि आप वॉलंटरली, आप स्वाधीनता से अपने सैलरी को गिव अप करो। लेकिन मुझे थोड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि एक भी व्यक्ति की चिट्ठी मुझे वापस नहीं आई, और सेंट्रल हॉल में जो मेरे से थोड़े बहुत लोग बात भी करते थे वो भी बंद हो गया उसके बाद।